गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपना मॉड्यूल डी स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल डी एक्सपेक्ट करता हूँ सबकी क्लोजिंग अच्छी गई होगी और सबके स्टैट ऑडिट जो है कंप्लीट हो गए होंगे। तो आज हमने शुरू करना है मॉड्यूल डी में अपना यूनिट 27। ये थोड़ा सा स्लाइड ज़्यादा बड़ा है, 21 स्लाइड्स हैं, तो हो सकता है ये कि ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट हो। तो मोस्टली जो एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग नॉर्म्स है किस पे लागू होता है, जो हमारी एसेट्स होती हैं या जो हम लेंडिंग करते हैं, हमारी जो लोन हम देते हैं वो हमारा एसेट्स होता है ना, उसके ऊपर प्रोविजनिंग जो है ना, एसेट क्लासिफिकेशन क्या होगा और उसमें प्रोविजनिंग क्या होगी, इसको देखना है, इस चैप्टर में है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में क्या है। ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग नॉर्म्स, लेट अस सम अप एंड कीवर्ड्स। सबसे पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव है। इसमें क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स इन 4 मेन कैटेगरी। एसेट के जो है ना मोस्टली 4 कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद क्या होता है, सब स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद अकाउंट डीबीटी में होता है और लास्टली लॉस में कन्वर्ट होता है। लॉस जो है ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं होता है, ये बैंक डिसाइड करती है, ठीक है। बाकी ये सब सिस्टमाइज होते हैं, ठीक है। व्हेन एसेट इज टर्मिनेटेड नॉन परफॉर्मिंग 1, कब एसेट नॉन परफॉर्मिंग होगा, प्रिंसिपल ऑफ इनकम रिकॉग्निशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एसेट्स, ठीक है। आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं। कहता है बैंक डिराइव देयर मेजर सोर्स ऑफ इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस एंड इन्वेस्टमेंट। बैंक के जो मेजर सोर्स हैं वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस एंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द एसेट्स एंड देन रिकवर्ड फ्रॉम द पार्टी और बोरोड पर्सन। दस इनकम इज बुक्ड इनिशियली ऑन द एक्यूरल बेसिस ऑन परफॉर्मिंग एडवांस। पहले एक्यूरल बेसिस पे बुक होता था। हाउएवर इफ द बैंक इज नॉट एबल टू गेट रिकवर इंटरेस्ट फ्रॉम द काउंटर पार्टी within the reasonable time, that is normally 90 days, अभी 90 days का नॉर्म है ना, then the income should not be accounted for or recognized till it is actually received. Thus accounting interest is changed to the mercantile one, ठीक है। the asset in this situation become non performing assets। जब भी आपका इंटरेस्ट जो है ना, लोन के ऊपर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल रिसीव नहीं होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। एसेट क्लासिफिकेशन, सॉरी मैंने आपको 2005 बोला था फ्रेंड्स, ये 1991 है। हाई लेवल कमिटी हेडेड बाय द एम नरसिम्हन was appointed to examine the various aspects of the financial. One of the important recommendations Narasimhan Committee was that the balance sheet of the bank should be transparent and comply with the international accounting standard. उनकी सबसे बड़ी क्या रिकमेंडेशन थी कि बैंक की बैलेंस शीट जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बराबर होनी चाहिए। In line of the international practice, as per the recommendation made by the Committee on Financial System, M. Narasimhan, the Reserve Bank of India introduced in a phased manner prudential norm for income recognition, asset classification, and provisioning for the advances portfolio of the bank, so as to move toward greater consistency and transparency in the published account, with the intention that policy of the income recognition should be objective and based on the record of recovery rather than on subjective consideration. Likewise, classification of assets बैंक हैज टू डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया वुड इंश्योर यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें इनका कहना था कि जो भी आप इनकम बुक करते हैं वो एक्यूरल ना होके, इनकम जो भी आप बुक करते हैं एक्यूरल ना होना चाहिए, ये क्या एक्चुअल होना चाहिए, ठीक है, एक्चुअल बेसिस पे होना चाहिए। तो अब डिफिनीशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है। And assets including at least including a leased assets become non-performing when it ceases to generate income for the bank। कोई भी एसेट्स जो है जब बैंक के लिए इनकम जनरेट करने में फेल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। अब इसी में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है ना डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किस तरह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो सकते हैं उसमें देखना है। सबसे पहला क्या है, इंटरेस्ट और या प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना, इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ ए प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर 90 डेज। कोई अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, कैश क्रेडिट ओडीसीसी में, तो
आउट ऑफ ऑर्डर हो गया तो एनपीए हो सकता है। द बिल्स रिमेन ओवरड्यू फॉर पीरियड ऑफ 90 days इन द केस ऑफ बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। द इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन। अगर एग्रीकल्चर लैंड है, वो भी शॉर्ट टर्म क्रॉप है, शॉर्ट टर्म है तो 2 क्रॉप सीजन, और यहाँ लॉन्ग टर्म है तो 1 क्रॉप सीजन। लॉन्ग टर्म में कौन से आता है, जैसे शुगर केन है 1 साल का है ना, तो 1 क्रॉप सीजन के लिए अगर उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है ओवरड्यू हो गया तो वो एनपीए माना जाएगा। द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी फैसिलिटी रिमेन्स आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 days इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन अंडरटेकन in terms of the guidelines on securitization dated February 1, 2006. In respect of derivative transactions, if the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract remain period of 90 days, ठीक है, तो ये होगा। अब यहाँ कहता है बैंक should classified account as NPA only if interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from end of the quarter, ठीक है। एक क्वार्टर में जो इंटरेस्ट आपका 90 डेज में चार्ज हुआ, सेम क्वार्टर में रिकवर होना है ओडीसीसी में, टीएल में, ठीक है। तो वो कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एज ए एनपीए शुड बी बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकवरी। बैंक शुड नॉट क्लासिफाई एडवांस अकाउंट एज ए एनपीए मियरली ड्यू टू एग्जिस्टिंग ऑफ सम डेफिशिएंसी। अब कोई डेफिशिएंसी अगर है तो मियरली उसके बेसिस पर आपको एनपीए नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ कहता है स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आया, बैलेंस आउटस्टैंडिंग एक्सीडेंट लिमिट टेम्परली, नॉन सबमिशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट, नॉन रिन्यूअल ऑफ लिमिट, इसके बेसिस पर आप क्या है एनपीए आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, ठीक है। आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस कब कहते हैं, द अकाउंट शुड बी ट्रीटेड आउट ऑफ ऑर्डर इफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट। मान लीजिए सैंक्शन लिमिट आपकी 100 है और आपका ओएस जो है ये 120 कंटिन्यू चल रहा है या 100 से ऊपर चल रहा है, मान लीजिए 101 से ऊपर चल रहा है, तो इसे आउट ऑफ ऑर्डर, बट देयर आर नो क्रेडिट कंटिन्यूसली 90 days ऑन द पेड ऑफ एट ऑफ बैलेंस शीट, तो उस अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर बोलते हैं। ओवरड्यू किसे बोलते हैं, एनी अमाउंट ड्यू टू द बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी इज ओवरड्यू इफ इट इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट फिक्स्ड बाय द बैंक, ठीक है। इनकम रिकॉग्निशन, इनकम रिकॉग्निशन किसे बोलते हैं, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ इनकम रिकॉग्निशन हैज टू बी ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। जो भी इनकम है वो क्या है, बेस्ड ऑन द एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी पे होगा। इंटरनेशनली इनकम फ्रॉम द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। एनपीए अगर हो गया तो आपको इंटरेस्ट उसमें चार्ज नहीं करना, नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट विल बी चार्ज, ठीक है। बट इज बुक्ड एज ए इनकम ओनली इट इज when it is actually received, जब एक्चुअल रिसीव होगा तभी आप इनकम बुक कर सकते हैं। therefore the bank should not charge and take the income account interest on any NPA। किसी भी एनपीए में आपको जब एनपीए हो गई तो उसका इंटरेस्ट आपको चार्ज भी नहीं करना है, बुक भी नहीं करना है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आपके लिए नहीं है। अब कहता है however interest on advance against the term deposit NSC KVP IP may be taken to income account on due date, इसमें आप ले सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड उनका क्या है सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल होना चाहिए, सफिशिएंट मार्जिन। यहाँ पे देखिए फी एंड कमीशन अर्न बाय द बैंक, फी एंड कमीशन अर्न बाय द बैंक एज ए रिजल्ट ऑफ renegotiation or reschedulement of the outstanding debt should be recognized on the accrual basis over the period of time covered by the renegotiated or reschedulement extension period, ठीक है। अब ये क्या है, इफ द गवर्नमेंट गारंटी एडवांस बिकमिंग एनपीए द इंटरेस्ट ऑन सच एडवांस शुड नॉट बी टेकन एज इनकम अकाउंट अनलेस द इंटरेस्ट हैज बीन रियलाइज्ड। अगर गवर्नमेंट की गारंटी दी हुई भी है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी, अगर ये एनपीए होता है तो क्या है, इसमें इंटरेस्ट तब तक बुक नहीं होगा जब तक कि एनपीए में अकाउंट में एक्चुअल इंटरेस्ट रिसीव ना हो जाए, रिवर्सल ऑफ इनकम। अब यहाँ पे कहता है रिवर्स, इफ एनी एडवांस इंक्लूडिंग bills purchased and discounted become NPA at the close of any year, ठीक है, interest accrued and credited into NPA income account in the corresponding previous year should be reversed or provided for if the same is not realized. This will apply on government guarantee also too, ठीक है। If any advance including bill purchased and discounted become NPA at the close of any year, ठीक है, किसी भी बिजनेस
क्लोज ऑफ एनी ईयर पे होता है, तो इंटरेस्ट एक्रू एट क्रेडिटेड इनकम अकाउंट क्या है, करस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर शुड बी रिवर्स, इसको रिवर्स करना है और उतना ही अमाउंट से इसको क्या है, in respect of NPA, fee, commission and similar income that have accrued should cease to accrue in the current period and should be reversed provided to the, मतलब सिंपल सा है कि अगर जब तक आपको एक्चुअल रिसीव नहीं होता तब तक आपको इनकम बुक नहीं करनी है। लीज्ड एसेट, लीज एसेट क्या है, द फाइनेंस चार्ज कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंस इनकम एज डिफाइंड इन AS 19 lease issued by the Council of Institute of Chartered Accountants of India on the lease assets which has accrued and was credited in income account before the assets became non-performing and remaining unrealized should be reversed or provided for in the current accounting period, ठीक है। The finance charge component of the finance income as defined in AS 19 should be issued by the Council of Institute of Chartered Accountants. Appropriation of recovery of NPA, अब मान लीजिए कि रिकवरी हो गई एनपीए में, रिकवरी अगर हो गई एनपीए में तो उसका इनकम कैसे आप अप्रोप्रिएट करेंगे, इंटरेस्ट रियलाइज ऑन एनपीए मे बी टेकन इनटू इनकम अकाउंट प्रोवाइडेड द क्रेडिट्स इन द अकाउंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट आर नॉट आउट ऑफ द एडिशनल, अगर तब आप रियलाइज करेंगे कि ऐसा नहीं है कि कोई एनपीए अकाउंट हो गया उसको बचाने के लिए आपने दूसरा अकाउंट एक सीसी करके इसमें से इनकम इसमें डाल दिया, तो ये नहीं होगा। डायरेक्ट इनकम अगर कोई क्रेडिट हो रही है तो जाके आप उसको इनकम में ले सकते हैं। इन एब्सेंस ऑफ द क्लियर एग्रीमेंट between the bank and the borrower of the purpose for appropriation of the recovery of NPA. Bank should adopt an accounting principle and exercise the right of appropriation of the recovery in uniform and consistent manner. एसेट क्लासिफिकेशन में 3 एसेट्स क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला है, अगर बैंक आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन 3 कैटेगरी, 3 होते हैं। सबसे पहले एसएस, डाउटफुल और लॉस, ठीक है। इसके भी 3 कैटेगरी होती है, DB1, DB2 एंड DB3, ठीक है। अब कहता है सब स्टैंडर्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 2005 द सब स्टैंडर्ड एसेट विथ 1 विच रिमेंड एनपीए फॉर द लेस देन 12 मंथ, अगर कोई अकाउंट एनपीए हो गया, जैसे आज कोई अकाउंट एनपीए हो गया तो ये 12 मंथ तक जो है सब स्टैंडर्ड में रहेगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि एनपीए जब भी होगी तो इस पीरियड में नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज इन अकाउंट्स, ठीक है। डाउटफुल क्या है, डाउटफुल वो है कि ग्रेटर देन 12 मंथ से जब ज्यादा एनपीए का पीरियड हो जाए तो वो डाउटफुल में आ जाता है। लोन क्लासिफाइड डाउटफुल हैज ऑल वीकनेस इनहेरिटेंट, ठीक है। ग्रेटर देन 12 मंथ, ठीक है, से लेके जब आगे हो जाएगा तो ये डाउटफुल हो जाएगा। लॉस एसेट्स इज वन वेयर द लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड द बैंक और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर बाय द आरबीआई। कोई भी अकाउंट हमेशा जो है ना मैक्सिमम जो है लास्ट DB3 तक जाती है। लॉस एसेट जब तभी डिक्लेयर होगा कि आइदर वो तो सेंट्रल ऑफिस आपका या कोई एक्सटर्नल ऑडिटर या कोई इंटरनल ऑडिटर इसको डिक्लेयर कर दे एज पर दी आरबीआई गाइडलाइंस, ठीक है। Account with temporary deficiency, account with temporary deficiency, the classification of an NPA asset should be based on the record of the recovery, ठीक है। A bank should not classify an advance account as NPA merely due to the existence, जैसे मैंने आपको कहा ना कि some deficiency which are temporary in nature, कोई temporary nature है तो आप अकाउंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते NPA में, such as non ability of adequate drawing power based on the latest available stock, balance outstanding exceeding limit temporarily, non-submission of stock statement and non-renewal of the limit on due date। तो इसके बेसिस पर आप जो है ना टेम्पररी डेफिशिएंसी के बेसिस पर अकाउंट को एनपीए नहीं कर सकते। अपग्रेडेशन ऑफ लोन अकाउंट इनटू एनपीए, अब कहता है लोन अपग्रेडेशन कब होगा एनपीए अकाउंट का, तो इफ एरियर एंड इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल आर पेड बाय द बोरोवर इन द केस ऑफ लोन अकाउंट क्लासिफाइड एज एनपीए, ठीक है। अगर एनपीए में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपका रिकवर हो रहा है बोरोवर से तो अकाउंट ड्यू जितने भी हैं ड्यू ये रिकवर हो गए तो आपका अकाउंट आप स्टैंडर्ड कर सकते हैं, ठीक है।